प्यारे छात्रों, देखो आज हम बात कर रहे हैं 4th चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज, और हम उस सेकंड एक्सरसाइज को करने से पहले बात करेंगे उसके गुणधर्मों की। तो यहाँ हम 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में पहले हमें आवश्यकता है सारणिक के कुछ गुणधर्मों की। इसमें पहला गुणधर्म होता है कि यदि किसी भी आव्यूह सारणिक या आव्यूह हो, पर हम जो मान निकालते हैं, जैसे मानो हमें आव्यूह के रूप में कोई दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यदि हमें आव्यूह के रूप में दे रखा है और हमसे कहे कि इसका मान निकालिए, क्या निकालिए, तो मान निकालने पर ये ऑटोमेटिक सारणिक बन जाएगा, क्योंकि आव्यूह का कभी मान निकलता नहीं है। इसको हमें यदि मानो ये a बराबर दे रखा है तो इसको हम मॉडुलस a लिखेंगे, और मॉडुलस a का मतलब है कि इसका सारणिक मान निकालिए। यदि हमें यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पर डेल्टा भी ले सकते हो बराबर में, ठीक है। तो यानी पहला गुणधर्म होता है कि यदि किसी भी सारणिक का कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य होते हैं। मानो या तो किसी पंक्ति के सारे अवयव शून्य हो जाएं, ठीक है, या फिर उसका कोई एक स्तंभ सारा शून्य हो जाए। ये क्या है, ये पंक्तियां होती हैं लेफ्ट टू राइट, और ऊपर से नीचे सभी क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। या तो किसी एक पंक्ति का मान सारे अवयव शून्य हो, या किसी एक स्तंभ के सारे अवयव शून्य होंगे, तो वहां उसका टोटल मान भी क्या होगा, शून्य होगा। ये तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इसको ले ले, A11 आगे ले लिया हमने, तो उससे क्या है, A11 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति और पहला कॉलम खत्म, पहली पंक्ति खत्म और पहला स्तंभ खत्म, ठीक है। जब ये कभी ऐसे लिखे जाते हैं AIJ के रूप में, तो I बराबर होती है यहाँ पंक्ति और J बराबर होता है स्तंभ। आव्यूह में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो मान होते हैं हमारे, ये होते हैं किसके रूप में, पंक्ति गुणा स्तंभ के रूप में, पंक्ति गुणा स्तंभ के रूप में। तो A11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और पहला कॉलम खत्म। अब बाकी बचा क्या, ये चार संख्याएं, इनका कर दो कैंची का गुणा। इसका गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा, माइनस A12। A12 से मतलब क्या है, आगे वाली पंक्ति और पीछे वाला स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म। बाकी बचा क्या, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, कैंची का गुणा कर दो। भाई मान निकालना तो हम तुम्हें बता चुके हैं पीछे। भाई इसका भी करेंगे 0 में तो 0, और ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे ये 13 निकालेंगे तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम खत्म, ये भी 0 और ये भी 0, 0 माइनस। अब देखो इसका गुणा कर लो 0 तब भी 0, इसका भी 0 और इसका भी, तो टोटल मान हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहला हमारा जो गुणधर्म है वो क्या है कि यदि किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव शून्य होंगे तो उसका सारणिक मान भी क्या होगा, शून्य होगा। बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या है, सेकंड है कि यदि किसी सारणिक में उसके पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ को यदि परस्पर बदल दिया जाए। देखो पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदलने को क्या कहते हैं हम, भाई हमने आव्यूह में पढ़ा है, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को यदि पंक्ति में बदल दिया जाए तो उसे कहते क्या है, परिवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि किसी सारणिक का परिवर्त कर दिया जाए तो उसके मानों में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे मानो हमें ये दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यदि इसको परिवर्तित करके हम ऐसे लिख दें A11,
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 तो भी इसके जो मान होंगे वो क्या होंगे, समान रहेंगे। भाई ये क्या था, पंक्ति, पंक्ति को हमने स्तंभ बना दिया। R1 चेंज इनटू C1, इनको हम C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कहते हैं। इसको R1 R2 R3 कहते हैं, रो 1 रो 2 रो 3। देखो हमने R1 को C1 में चेंज कर दिया, R2 को C2 में चेंज कर दिया और R3 को C3 में, यानी पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति बना दिया हमने। परंतु इसके सारणिक मान निकालेंगे हम तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात करते हैं तीसरे गुणधर्म की। तीसरा क्या है, मानो हमें दिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। वो कह रहा है कि यदि इनमें से किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदल दें, यानी R1 की जगह R2 को रख दें, R2 की जगह R1 को रख दें, या C1 की जगह C2 को रख दें, C2 की जगह C1 को रख दें, किन्हीं दो को परस्पर बदल दें तो इसके सारणिक मान के चिन्ह बदल जाएंगे। यदि नेगेटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव आ रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मानो लिख दिया जाए कि A11 A21 A31 A13 A23 A33 A12 A22 A32। हमने चेंज क्या किया है, हमने चेंज किया है C2 को C3 से। भाई जो C2 था उसको C3 बना दिया और C3 को C2 बना दिया, यानी किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर हमने क्या किया, परिवर्तित कर दिया। यदि ऐसी कंडीशन किसी सारणिक में आती है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल मान के चिन्ह में परिवर्तन आएगा। यदि मानो पहले वाले का मान डेल्टा है तो दूसरे वाले का माइनस डेल्टा, ठीक है। यानी इसका मान मान लीजिए 10 आता है तो इसका -10 आएगा। उत्तर वही होगा, अंक वही होंगे, केवल परिवर्तित होगा तो उसका चिन्ह परिवर्तित होगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात करते हैं गुणधर्म नंबर 4 की। हमारा चौथा गुणधर्म क्या होता है, चौथा होता है यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभों के मान सर्वसम हो, यानी एक जैसे हो, तो उसका जो उत्तर होगा, जो सारणिक मान होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मान लिया जाए कि A11 A12 A13 A11 A12 A13 A21 A22 A20। देखो यहाँ पर दो स्तंभों के मान क्या हैं, एक जैसे। चाहे तो दो स्तंभों के मान एक जैसे हों, चाहे दो पंक्तियों के मान एक जैसे हों, तो वहां पर उसका जो सारणिक मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यदि किसी भी सारणिक में किन्हीं दो स्तंभों या किन्हीं दो पंक्तियों के मान सर्वसम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उनका सारणिक मान क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्रम आता है हमारा नंबर 5। नंबर 5 है कि यदि किसी सारणिक में, सारणिक के प्रत्येक अवयव में किसी एक अनगिनत या अनभिज्ञ संख्या से गुणा कर दें, मानो A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मानो इसमें भी हमने K से गुणा कर दिया, इसमें भी K से, यानी जितने भी हमारे पास अवयव हैं सभी अवयवों में हमने किसी भी संख्या से गुणा कर दिया,
तो उसका जो मान होगा उस मान में भी k से गुणा होगा। मानो भाई हमने यहाँ पर इसका इस सभी पदों में 5 से गुणा किया। किससे गुणा किया? 5 से। और हमारा जो डेल्टा आ रहा है वो मानो 50 आ रहा है, तो इसमें भी टोटल आंसर में भी क्या हो जाएगा? 5 से। देखो मैं उसके लिए समझा रहा हूँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस को करना लंबा पड़ जाता है हमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ से k को कॉमन ले लो और k को कॉमन लेके इसका सारणिक मान निकाल दो और डायरेक्ट उत्तर में जाके k से फिर बाद में गुणा कर दो। यानी जिससे गुणा प्रत्येक पद में हो रहा था उससे ही किसमें होता है? उसके सारणिक मान में होता है। और बाकी हमारा अगला नंबर है गुणधर्म नंबर 6। गुणधर्म नंबर 6 क्या होता है? यदि किसी भी सारणिक के कोई पंक्ति या स्तंभ किन्हीं 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में दिया गया हो, योगफल के रूप में दिया गया हो, जैसे A11 A12 प्लस B1 B11 ऐसे दिया हुआ है, A12 प्लस B12, A13 प्लस V13, A21 22 23, A31 32 30। अब ये क्या है भाई? इसका जो कॉलम नंबर 1 है C1 वो दिया है हमें किसके रूप में? 2 पदों के योगफल के। अब वो 2 की जगह 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं, जितने पद होंगे उसे उतने ही योगफल के रूप में तोड़ देंगे। ऐसे करके इसका क्या आ जाएगा? A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 23 33 प्लस, अब एक बार इसको ले लेंगे, क्या आ जाएगा? V11 V12 V13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33। देखो जितने भी हमारे पास प्रमेय होती हैं, फॉर्मूला होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है सवाल को सरल बनाना। अब यहाँ देखो मानो हमें दिया होता कि x प्लस a x प्लस 5 y प्लस 3 ऐसे करके दे रखा होता, तो हमें ऐसी संख्या में गुणा करना थोड़ा टफ पड़ता। तो उसको हम पहले ऐसे तोड़ लेंगे एक एक नंबर में और दोनों के सारणिक मान अलग अलग निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे? दोनों के सारणिक मानों को जोड़ देंगे, टोटल उत्तर हमारा आ जाएगा। तो गुणधर्मों का मतलब है केवल इनको सरल रूप बनाना। और देखो ये निश्चित है 4.2 में से एक क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर और अधिकतम 8 नंबर निश्चित आना है, ये लिख के रख लें। एक तो इसका आएगा 4.2 में से और एक 4.6 में से, जहां में x y z के मान निकालने होते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लें, एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा इनमें से, बस कभी वो छोटा आ जाता है तो कभी बड़ा आ जाता है। साइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक सारणिक दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इसका जो सारणिक मान है वो क्या होना चाहिए। भाई मैंने अभी तुम्हें गुणधर्म लिखवाए, गुणधर्म में मैंने तुम्हें 0 होने के 2 तरीके बताए थे। एक तो पहला गुणधर्म था कि यदि इसके सारे अवयव किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव शून्य होंगे तो उसका मान शून्य होगा, या कोई भी 2 स्तंभ या 2 पंक्ति सर्वसम होंगे, एक जैसे होंगे तो उसका मान शून्य होगा। यहाँ तो दोनों में से कोई गुणधर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम एक फिर इसका सारणिक मान निकाल के देख लेते हैं। सारणिक मान निकालने का तरीका 4.1 में पढ़ा है, वो क्या होता है? A11 माइनस A12 प्लस A13। ठीक है, इस वाले मान को लगा के निकालेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? 0। परंतु ये मना कर रहा है कि बिना प्रसरण नहीं करना भैया, हमें प्रसरण, ये क्या कहलाता है? प्रसरण कहलाता है। ये वाला सूत्र क्या कहलाता है? प्रसरण कहलाता है। कभी विस्तार कह देता है, कभी प्रसरण कह देता है। तो हमें इसका प्रयोग
नहीं करना है। अब देखो समस्या गंभीर है कि ना तो यहाँ पर कोई भी गुणधर्म अप्लाई हो रहा है, ना इसका हमें प्रसरण करना है, तो फिर इसका मान कैसे निकालें? तो उसके लिए हमें यूज करना है, हमने एक विधि पढ़ी थी उसमें आव्यूह में, प्रारंभिक रूपांतरण। और प्रारंभिक रूपांतरण विधि से मतलब था कि हम इन संख्याओं के मानों को चेंज करते थे आई के लिए। और यहाँ दूसरा तरीका है, यहाँ आप जोड़िए कॉलम को कॉलम से, रो को रो से, जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, कुछ भी करिए, पर आप जीरो बनाइए, कम से कम 2 जीरो। कम से कम कितनी जीरो बनानी है? पर एक और चीज ध्यान रखनी है, यदि हमने पहला स्टेप पहली बार 11 कॉलम ते कॉलम की कराई है तो अंत तक 11 अटूट रहनी चाहिए जब तक उत्तर ना आ जाए। ऐसा ना है कि संकट के समय में कॉलम है छोड़ पंक्ति के पास भाग जाएं, ये नहीं होना चाहिए। यदि शुरुआत पंक्ति से कर रहे हैं तो अंत भी पंक्ति से ही होना चाहिए, और शुरुआत कॉलम से कर रहे हैं तो अंत भी कॉलम से ही होना चाहिए। अब आप यहां पर एक सोचिए, कम किस कॉलम को या पंक्ति को जोड़ें कि हमारे अधिक से अधिक हमारे पास जीरो बन सके। तो हम यहां कर लेते हैं, या तो इसमें से इसको माइनस कर लो। वैसे हमारा नियम क्या कहता है कि हमें शुरुआत से चलना है, ठीक है, पहले से सोचना, इसके पहले इसको सोचेंगे, फिर इसको सोचेंगे, तब इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। यानी पहले हमें C1 से, C2 से, फिर बाद में सोचना है हमें C3 के बारे में। तो इसका हम क्या करें, हम कर लेते हैं, चेंज करना है C1 में, और क्या करें, C1 प्लस के C2। चेंज किस में कर रहे हैं हम? C1 में। क्या कर रहे हैं? C1 प्लस के C2। तो यह आ जाएगा x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, a v c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। LHS लेके चलना है यहां से, ठीक है। अब बेटा देखो ये पद क्या हो गए, एक जैसे हो गए। अब देखो यहाँ दो चीजें अप्लाई हो गई, या तो C1 में थे C3 माइनस कर दो, ठीक है। एक दूसरा रूल भी तो बन गया अब यहाँ पे, भाई मैंने गुणधर्म नंबर 4 लिखवाया है कि यदि किसी भी सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ एक जैसे हो तो उसका मान 0 होता है। अब यहाँ 2 स्तंभ एक जैसे हो गए, नहीं हो गए? अब 2 स्तंभ एक जैसे हो गए तो यहीं लिख दो, गुणधर्म नंबर 4 से सारणिक का मान 0 होगा, क्योंकि C1 बराबर है या सर्वसम है C3 के, ठीक है। अब आप यहां से माइनस करके 0 बना लें, तब सारणिक मान निकाल लें, चाहे यहीं विस्तार करके चेक कर सकते हो, उसका उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। गुणधर्म से हमें केवल यही फायदा है कि हम 2-3 स्टेप में सवाल को खत्म कर सकते हैं। और यदि हमें गुणधर्म याद नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अब हमें इसमें भी 0 बनानी है, तो या तो गुणधर्म नंबर 4 प्रयोग करिए या फिर 1 करिए। देखिए यदि हम देखें कि इन तीनों को जोड़ दें, भाई हम चेंज कर लें R1 में, और R1 में चेंज करें क्या कि R1 प्लस के R2 प्लस के R2, तीनों को जोड़ें तो यह आ जाएगा A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A। अब इन तीनों को जोड़िए, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस, अब इन तीनों को जोड़िए, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। बाकी R2 और R3 में हमने कोई चेंज, भाई चेंज किसमें किया है, केवल R1 में, बाकी सबको ऐसे उतार लेंगे, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C, A ते A, C B सब B C सब कटे हुए, खत्म। क्या आ गया, 0 0 0,
V माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, V माइनस C लिख देंगे। अतः गुणधर्म 1 से R1 के सभी अवयव शून्य हैं, तब डेल्टा बराबर क्या आ गया? शून्य आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था।